हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 का 12th चैप्टर विद्युत तथा परिपथ को समझेंगे। विद्युत मतलब बिजली। आज बिजली हमारे जीवन में उपयोग होने वाली महत्वपूर्ण चीजों में शामिल हो गई है। बिजली का उपयोग हम अपने घर को रोशन करने के साथ कपड़ों को इस्त्री करने के लिए, मोबाइल को चार्ज करने के लिए, हीटर पर खाना बनाने के लिए, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोटर को चलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए जैसी अनेक चीजों में उपयोग करते हैं। बच्चों, और भी कोई चीज है जिसमें हम बिजली का उपयोग करते हैं? आप सोचिए। पहले बिजली नहीं थी तो बच्चों को पढ़ने लिखने में कितनी मुश्किल होती थी ना। अब बिजली हमारे जीवन को आरामदायक बना रही है। सिर्फ घर ही नहीं, दफ्तरों, फैक्ट्रियों के उत्पादन में भी बिजली का बहुत उपयोग होता है। बच्चों, कभी कभी बिजली चली जाती है तो हम टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है ना, जब इसका स्विच हम दबाते हैं तो तब यह प्रकाश देता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि टॉर्च को विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है। बच्चों, अब हम विद्युत सेल को पढ़ेंगे। टॉर्च को विद्युत मतलब बिजली विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे घड़ी में पीछे हम लोग बैटरी लगाते हैं तब ना घड़ी चलती है। हाँ, कलाई घड़ी में, रेडियो में, टीवी में जब हम रिमोट में बैटरी डालते हैं, मतलब सेल डालते हैं, तभी ना हमारी रिमोट काम करती है। खिलौने, कैमरा में विद्युत सेल कैसा दिखता है? चलिए हम इसको देखते हैं और समझते हैं इसकी बनावट कैसी होती है। बच्चों, ऐसा विद्युत सेल आपने कभी ना कभी देखा होगा। तो विद्युत सेल ऐसा दिखता है। इसकी एक और धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क, जिसे हम चक्की का कहते हैं। बच्चों, इसके ऊपर वाले भाग में पॉजिटिव धन मतलब या धनात्मक सिरा है। वहीं डिस्क वाला भाग में ऋण चिन्ह होता है, निगेटिव का चिन्ह होता है, जिसे ऋणात्मक सिरा कहते हैं। देखिए बच्चों, ये हो गई आपकी धातु की टोपी। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चिन्ह होता, जिसे ऋण चिन्ह कहते हैं। और ये देखिए, ये नीचे वाला भाग जिसे डिस्क कहते हैं, यहाँ पे निगेटिव का चिन्ह होता है। बच्चों, तो विद्युत सेल के ऊपर वाले सिरा पे धनात्मक होता है और नीचे वाला सिरा ऋणात्मक होता है। बच्चों, इसमें ऐसा क्या होता है जो ये विद्युत उत्पन्न करते हैं? बच्चों, इसके अंदर संचित मतलब इकट्ठा किया हुआ रासायनिक पदार्थ होता है, जिसके कारण ये विद्युत उत्पन्न करता है। जब ये रासायनिक पदार्थ समाप्त हो जाती हैं तो सेल काम करना बंद कर देता है। हम देखते हैं ना, कुछ समय के बाद घड़ी चलना बंद हो जाती है। बहुत दिन जब हो जाता है तो घड़ी चलना बंद हो जाती है, क्योंकि उस बैटरी सेल के अंदर आपका जो रासायनिक पदार्थ होता है वो समाप्त हो जाता है। बच्चों, बहुत जगह हमने ऐसा चेतावनी लिखा हुआ देखा होगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कोई भी विद्युत खंभों, विद्युत वस्तुएं पे ये इसलिए लिखा जाता है ताकि आपको सचेत किया जा सके कि इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करें, नहीं तो ये आपको गंभीर चोट या इसके कारण आपको मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए विद्युत तारों तथा सॉकेट आदि का प्रयोग करते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ तक कि पोर्टेबल जनरेटर, जो घरों में जब लाइन कट जाती है तब हम लोग चलाते हैं ना, तो उसका उपयोग भी हमें सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि इससे उत्पन्न विद्युत भी बहुत खतरनाक है। इसलिए इसका उपयोग सावधानी से करनी चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम बल्ब की बनावट को जानेंगे। बच्चों, आप सबने अपने घर में बल्ब देखा होगा। कांच का जो बाहरी आवरण कवर जो रहता है वो धातु की सतह पे चिपका रहता है ना, गोल जैसा आके वो धातु की सतह पे चिपका हुआ रहता है।
हम जानेंगे कि उस धातु वाले भाग के अंदर क्या क्या होता है जिसके कारण हमारा बल्ब जलता है। क्रियाकलाप 1 में हम उसे ही समझेंगे। चलिए, एक टॉर्च लेकर उसमें जो बल्ब है उसको देखिए, उसमें पतला तार दिखाई दे रहा है क्या? जब हम स्विच दबाते हैं तो यही तार दीप्त मतलब साइन चमकता या जलता है। चलिए, यहाँ पे हमें 12.2 का बी को देखने के लिए बोला गया। देखिए, इन दो मोटे तारों के बीच में ये एक पतला सा तार है ना, यही जब जलता है तो हमें रोशनी प्राप्त होती है ना। तो बच्चों, इसी तार को तंतु कहते हैं। ये तंतु दो मोटे तारों के बीच में लगे होते हैं। ये देखिए, ये एक तार मोटा, ये एक तार मोटा, इसके बीच में तंतु, ये तार लगा हुआ है ना इन दोनों के बीच में। ये दो जो मोटे तार है ना, ये तंतु को आधार प्रदान करते हैं। जैसे कोई भी दो खंभा होता है, उसके बीच में अगर हम कुछ रखते हैं तो वो उसको उन दोनों को आधार देता प्रदान करता है ना, ताकि वो सीधा खड़ा रहे। एक तार ऊपर धातु की सतह के ढांचे से जुड़ा रहता है। देखिए, ये तार यहाँ पे सतह के ऊपर, जहाँ पे ये आपका धातु का बना हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना। और दूसरा नीचे आधार पर धातु के ढांचे पे, ये देखिए नीचे यहाँ पे धातु का जो आधार है वहां पे जाके है ना दूसरा मोटा तार, एक ऊपर और एक यहाँ नीचे। इन्हीं दोनों को हम दो टर्मिनल कहते हैं। ये इन दोनों को ऐसा बनाया जाता है ताकि ये दोनों आपस में सटे नहीं। बच्चों, आपके घर का बल्ब या कोई भी विद्युत सेल ऐसा ही बना हुआ होता है। बच्चों, यहाँ हमें चेतावनी सलाह दी गई है कि विद्युत सेल, देखिए, हाँ, ये विद्युत सेल है ना, अगर हम इसमें से ऐसे तार इधर और इधर से जो इन दोनों को बिना किसी सामान जैसे बल्ब को बिना कनेक्ट किए जोड़े, अगर हम इन दोनों को मिला देंगे, ये तार को, तो इसकी रासायनिक पदार्थ बहुत तेजी से खत्म हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यही हमें यहाँ पे बताया गया है। और हम लोग बच्चों जानते हैं ना कि जब तक सेल में रासायनिक पदार्थ रहती है तभी तक सेल काम करता है। इसलिए अगर रासायनिक पदार्थ खत्म हो जाएगी तो सेल कार्य करना बंद कर देगा। बच्चों, अब विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब, अब हम इसे पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 2, चलिए समझते हैं क्या दिया गया इसमें। अब हम सेल से बल्ब को कैसे जला सकते हैं सीखते हैं। अलग अलग रंग के प्लास्टिक के तार के 4 टुकड़े लीजिए। तार का आवरण को हटा दीजिए। आवरण मतलब कवर हो गया, जो उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर रहता है ना, उसको हटा लीजिए ताकि इसके अंदर की धातु की तार थोड़ा बाहर आ जाए। मतलब जो इसके अंदर कोई तार होता है, उसके अंदर धातु ऐसा तार रहता है ना, ये प्लास्टिक का कवर इसके ऊपर रहता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे क्यों रहता है ये प्लास्टिक का तार ऊपर में। तो इसको हम हटा लेंगे। देखिए, यहाँ 2 अलग अलग रंग का तार लिया ना। चलिए आगे। 2 तारों को सेल के ऊपर नीचे जोड़िए और 2 तारों को बल्ब के ऊपर नीचे वाले धातु वाले भाग और नीचे वाले भाग में जोड़िए। बल्ब में तार को जोड़ने के लिए हम विद्युत रोधी टेप, प्लास्टिक का टेप का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, बल्ब में हमने एक तार यहाँ जोड़ा और एक तार यहाँ जोड़ा, क्योंकि हम ऊपर पढ़े ना कि एक टर्मिनल यहाँ होता है और एक टर्मिनल यहाँ होता है, तो हमने ऐसे से जोड़ दिया। और इसे जोड़ने के लिए हम लोग प्लास्टिक टेप का उपयोग कर रहे हैं। और इसे जोड़ने के लिए देखिए, यहाँ प्लास्टिक टेप का भी उपयोग कर सकते हैं या तो रबर बैंड। इसने रबर बैंड को ऐसे 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 किया और ऐसे करके दोनों तारों को जोड़ दिया। एक तार यहाँ ऊपर वाली टोपी पे और यहाँ पे एक तार नीचे वाले भाग पे। बच्चों, अब हमने दोनों को तो जोड़ दिया। अब बल्ब और सेल जो है वो अलग अलग ढंगों तरीके से हम जोड़ के देखते हैं कि किस तरीके में बल्ब जलता है और किस तरीके में जब हम जोड़ते हैं तो बल्ब नहीं जलेगा।
देखिए यहाँ ए में बल्ब जल पा रहा है, बी सी डी ई में नहीं जल रहा, और फिर यहाँ एफ में बल्ब जल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए हम कुछ करके देखते हैं। पहले जब हम यहाँ से एक टर्मिनल सेल से ये की जो है इसको हम ऐसे उठाते हैं चला रहे हैं, तो ये बिना टूटे यहाँ तक आ रहा है ना। फिर जब हम नीचे वाले इसके भाग से, इस टर्मिनल से इसको उठाते हैं तो ये बिना टूटे, कहीं पे बिना उठाए यहाँ तक पहुँच जा रहा है। हाँ बच्चों, इसलिए इसमें बल्ब जल रहा है। जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है, इसके कारण बल्ब नहीं जल रहा है। तो देखिए जब हम यहाँ से इसको उठाते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं तो ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक तो पूरा आपका विद्युत आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आधा दूर में तार नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब तार टूटा हुआ है। तो अब यहाँ से आगे विद्युत कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा, जिसके कारण ये बल्ब आपका नहीं चल रहा है। वैसा ही यहाँ पे हुआ है, देखिए यहाँ पे टूटा हुआ है जिसके कारण नहीं चल रहा है। फिर ये देखिए यहाँ से यहाँ, उसके बाद कहाँ गया? यहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं, जिसके कारण इसमें भी विद्युत नहीं पहुँच पा रहा है और ये नहीं जल पा रहा है। ये देखिए दोनों तार ऊपर और नीचे हमने एक ही साइड जोड़ दिया है, एक ही भाग पे जोड़ दिया, इस कारण भी इसमें विद्युत पास नहीं हो पा रहा है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें फिर हमने दोनों भाग को ऊपर में ही जोड़ दिया, इसलिए इसमें भी नहीं कार्य कर पा रहा है। देखिए इसमें ये यहाँ से यहाँ आए, यहाँ आ गए, बिना उठाए हमने यहाँ हम पहुँच गए ना। ये देखिए फिर हमने यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए बिना उठाए। इसका मतलब इसका भी परिपथ सही है, जिसके कारण यहाँ पे भी बल्ब जल पा रहा है। बच्चों आप भी इसे अपने घर में करके देखिए, आपकी बुक में इसकी तस्वीर बनी हुई है ना। तो आप क्या कीजिएगा, विद्युत सेल से अपनी पेंसिल को प्रारंभ करके बल्ब के एक टर्मिनल तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल को दूसरे जुड़े तार तक क्या हम बिना उठाए आ गए, इसी कारण बल्ब जला। क्या ऐसा दूसरे में हो पा रहा है? इसे आप करके देखिए। बच्चों अब हम विद्युत परिपथ को समझेंगे। विद्युत मतलब बिजली, पावर, और परिपथ मतलब रास्ता। बच्चों अब हम समझेंगे कि बल्ब जलने के लिए बिजली कैसे बल्ब तक पहुंचती है। जैसे जब हमको अपने घर जाना होता है तो हम अगर बीच में रुक जाएंगे तो क्या हम अपने घर पहुंच पाएंगे? नहीं ना। मतलब घर तक पहुंचने के लिए हमें बिना रुके सही दिशा में जाना होता है। उसी प्रकार विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों से विद्युत धारा जब बल्ब के दोनों टर्मिनलों तक सही से सेट लग जाए तब बल्ब जलेगी। देखिए बच्चों, ये आपका सेल का दोनों टर्मिनल, ये टोपी वाला और ये नीचे डिस्क वाला, और ये बल्ब का दोनों टर्मिनल, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला आपका। बल्ब कैसे जलती है चलिए देखते हैं। विद्युत धारा मतलब करंट, आपका बिजली। टोपी, जो ये टोपी हो गया आपका, ये देखिए टोपी, इसको धन भी कहते हैं। यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन रहता है। विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, मतलब यहाँ से यहाँ की ओर चलती है डिस्क की ओर। तब जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है, मतलब जब बल्ब को, ये देखिए इसके टर्मिनल से जोड़ा गया ना, और ये नीचे वाला भाग इसके डिस्क से जोड़ा गया, मतलब टोपी वाला भाग इसके ऊपर वाले भाग से और नीचे वाला भाग इसके डिस्क वाले भाग से जोड़ा गया, तब उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित मतलब जाती है और बल्ब जल जाता है। एक बार और अच्छे से समझते हैं। देखिए जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता, मतलब बल्ब के टर्मिनल ये हो गए और ये सेल के टर्मिनल हो गए, ऊपर वाला भाग यहाँ जुड़ा और नीचे वाला भाग यहाँ से जुड़ा,
तब बल्ब में जो ये तंतु यहाँ पे हमने बीच में देखा था ना, यहाँ पे एक पतला तार होता है जो दो मोटे तारों से जुड़ा होता है। तो जब देखिए यहाँ से ये तीर दिख रहा है आपको, करंट यहाँ से ऐसे ऐसे आया, यहाँ पे एक मोटा वाला तार जो इस साइड वाला था यहाँ से ऐसे गया और ये पतला वाला तार से पास होके यहाँ से ये नीचे की ओर गया। तो कंप्लीट हो गया ना, कोई भी जैसे सर्कल जैसे बनाते हैं वैसे कंप्लीट हो गया। यहाँ से ऐसे गया, यहाँ पे मोटा वाला तार के ऊपर गया, यहाँ पतला जो तार था बीच में तंतु जिसे हम कहते हैं बल्ब का, उसमें ऐसे गया, फिर यहाँ से ये नीचे आया, यहाँ पे एक मोटा तार लगा था, ये मोटा तार नीचे वाले भाग पे, फिर यहाँ से ये तार से ऐसे 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 ये पूरा हो गया ना, मतलब विद्युत परिपथ पूरा हो गया, जिसके कारण बल्ब जल गया। बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा, विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। मतलब विद्युत आपका यहाँ पॉजिटिव होता है ना ऊपर, इधर से नेगेटिव की ओर चलेगी। देखिए इसका एरो का डायरेक्शन है ऐसे 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 आके यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इसके बीच का जो रासायनिक चीज था जिसके कारण ये इसको ताकत दिया और ये यहाँ पे बल्ब जल गया। तो विद्युत का परिपथ ऐसा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, धन से ऋण की ओर। बच्चों कभी कभी हमने देखा होगा कि सेल लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, तार भी सब सही से है, फिर भी बल्ब क्यों नहीं चल रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके बीच का जो तंतु होता है ना, जब हमने ऊपर देखा था बल्ब के ये दो तारों के बीच में पतला वाला तार होता है जिसे हम तंतु कहते हैं, वो टूट गया होता है, जिसके कारण आपका पूरा परिपथ पूरा नहीं हो पाता है, विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो पाता है। इस कारण इस साइड से इस साइड तक, इस भाग से इस भाग तक आपका विद्युत नहीं पहुंच पाती है, इस कारण आपका बल्ब नहीं जल पाता है। इसे ही हम फ्यूज कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया। देखिए यहाँ लिखा है ना, बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु जो बीच में होता है ऐसे ऐसे वाला गोल 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 मैगी की तरह, वो टूट जाता है। तो इसी कारण बच्चों 12.5 के बी सी डी में ये देखिए इन सब का परिपथ पूरा नहीं हो पाया। विद्युत यहाँ से यहाँ तक चले आया, लेकिन यहाँ से यहाँ आने के बाद यहाँ बीच में से आगे नहीं बढ़ पाया, इस कारण ये बल्ब नहीं जला था। इस कारण यहाँ भी वैसे ही बल्ब नहीं जला। इस कारण देखिए यहाँ से यहीं तक तार आया, यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाया, इस कारण यहाँ भी बल्ब नहीं जला। और हम आगे जानेंगे कि एक ही साइड नहीं, दोनों साइड हमें चाहिए ना, क्योंकि विद्युत पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव भाग से नेगेटिव भाग की तरफ चलती है। तो यहाँ तो सिर्फ नेगेटिव भाग में ये जुड़ा हुआ है, इसके कारण भी ये बल्ब नहीं जला। अब यहाँ देखिए सिर्फ एक ही पॉजिटिव साइड ही दोनों तार जुड़ा हुआ है, धन साइड ही दोनों भाग जुड़ा हुआ है, और ऋण साइड में एक भी नहीं जुड़ा हुआ है। इस कारण ये भी परिपथ आपका विद्युत परिपथ पूरा नहीं होने के कारण ये भी बल्ब नहीं जला। तो बच्चों हमने इसमें ये सबको पूरी अच्छे से समझा कि किस कारण कौन सा बल्ब जला और किस कारण कौन सा बल्ब नहीं जला। क्रियाकलाप 3 में अब हम टॉर्च बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें तार, टॉर्च वाली बॉल और सेल की जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो ये तार हैं, इनके दोनों तरफ के आवरण को हटा लेंगे और धातु वाले भाग को निकाल लेंगे थोड़ा सा। अब देखिए अब क्या करेंगे, नीचे वाला भाग, तार के नीचे वाले भाग को इसके नीचे वाले डिस्क पे लगाएंगे और ऊपर वाले भाग को इसका जो बल्ब का जो धातु वाला भाग है उसमें लपेट देंगे। अब बल्ब के नीचे वाला भाग का जो ये टर्मिनल है ना, इसको ये धनात्मक वाला टर्मिनल पे रखेंगे, तो आप देखेंगे कि बल्ब जल उठता है। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि देखिए जब हम इसको इस पे रखे तो यहाँ से विद्युत पास होके यहाँ से आ गया और ये पूरा परिपथ संपूर्ण हो गया, जिसके कारण आपका बल्ब जला। क्या बच्चों पहेली ने जैसे यहाँ पे जोड़ा है इसको, क्या पहेली का बल्ब जलेगा? आप सोच के बताइएगा।
आप यह करके भी देख सकते हैं। तो पहेली का भी बल्ब जलेगा, क्योंकि विद्युत का प्रभाव इसमें भी पूरी तरह सही से हो रहा है, जिसके कारण ये बल्ब भी पहेली का जलेगा। बच्चों, जब हम बल्ब के टर्मिनल को ऊपर उठा लेते हैं तो बल्ब जलना बंद हो जाता है। क्या यह टॉर्च को ऑन और ऑफ करने के समान नहीं है? मतलब जब हम उसमें इसको सटाए, जब हम इसको इस टर्मिनल में बैठाएंगे तो बल्ब जलने लगेगा। जब इसे हम उठा लेंगे तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा। तो ये घर में जैसे स्विच ऑन ऑफ होता है उसके तरह काम कर रहा है ना। चलिए बच्चों, अब हम विद्युत स्विच कैसे काम करता है उसको जानेंगे। बच्चों, ऊपर हमने देखा था स्विच के रूप में हम विद्युत सेल की नोक पर बल्ब को सटाते और हटाते थे, जिसके कारण बल्ब जलता और बुझ जाता था। चलिए दूसरा तरीका ढूंढते हैं स्विच बनाने का। 2 ड्राइंग पिन लेंगे, एक सुरक्षा पिन, सेफ्टी पिन, ठीक है, या पेपर क्लिप, 2 तार हमें चाहिए और एक थर्मोकॉल या लकड़ी का बोर्ड चाहिए, जैसे यहाँ पे आपके फोटो में दिया हुआ है। ये देखिए, ये 2 हो गया आपका ड्राइंग पिन और ये आपका सेफ्टी पिन, ये नीचे आपका थर्मोकॉल सफेद कलर का और ये 2 तार, एक इस ड्राइंग पिन से जुड़ा हुआ है और एक इस ड्राइंग पिन से जुड़ा हुआ है। और सेफ्टी पिन को हम इस ड्राइंग पिन के अंदर घुसा के इस थर्मोकॉल में गाड़ दिए। बच्चों, समझ गए आप पूरी तरह? तो हमने सेफ्टी पिन स्विच को कैसे बनाया, साधारण स्विच को कैसे बनाया। सबसे पहले एक थर्मोकॉल लिया और एक ड्राइंग पिन लिया, उसमें सेफ्टी पिन को घुसाकर थर्मोकॉल के में गाड़ दिया और इसमें एक तार जोड़ दिया, मोड़ के जोड़ दिया। फिर यहाँ पे थोड़ी दूरी पे हमने दूसरा ड्राइंग पिन लिया और उसमें तार को लपेट के उसको गाड़ दिया। सेफ्टी पिन को थोड़ा हम हल्का रखेंगे ताकि ये आसानी से घूम सके और इसकी दूरी थोड़ी ऐसे हिसाब से रखेंगे ताकि ये जो नोक है इसका इसमें सट सके, इसमें टच हो सके, स्पर्श हो सके। बच्चों, हमारा स्विच तो तैयार है। अब हम इसमें सेल और बल्ब जोड़ के इस परिपथ को पूरा करेंगे, विद्युत परिपथ को पूरा करेंगे। देखते हैं बल्ब जलता है कि नहीं। देखिए, हमने एक सेल लिया, वहाँ से एक तार निकाला और इसके धातु वाले भाग में जोड़ा और ये तार फिर यहाँ से इसमें जुड़ा हुआ है। और फिर देखिए इधर का ये नीचे वाला भाग, ऊपर वाला भाग में फिर यहाँ से और ये तार इसमें जुड़ा हुआ है। जब हम इस सेफ्टी पिन को ये वाले भाग मतलब ड्राइंग पिन इस वाले ड्राइंग पिन में सटाते हैं या जोड़ते हैं तो बल्ब जल उठता है और जब हम इसे हटा देते हैं तो बल्ब जलना बंद हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये हटा हुआ है तो बल्ब नहीं जलेगा। जब हम इसको ऐसे कर देंगे तो बल्ब जलने लगेगा। इसका मतलब ये जो पिन है इससे आपका विद्युत आसानी से जा पा रहा है, जिसके कारण विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब जल जाता है। देखिए, यहाँ पे ये ऑन रूप में है और यहाँ पे ऑफ रूप में। 12.9 में दिखाया गया है कि पिन नहीं सटा हुआ है, उसके बीच में रिक्त स्थान है, जिसके कारण विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो पा रहा है। तब ऐसी स्थिति में स्विच ऑफ कहलाता है। ये देखिए, ये मतलब स्विच ऑफ है। तो बच्चों, स्विच परिपथ को जोड़ने तोड़ने का काम करता है, जोड़ने या तोड़ने का काम करता है। जब हम घर में स्विच ऑफ करते हैं तो लाइट, फैन सब जो भी बिजली से चलती है वो बंद हो जाता है। वहीं जब स्विच को हम ऑन करते हैं तो ये सब फिर वापस चलने लगता है। तो बच्चों, हमारे घर का भी स्विच इसी तरह काम करता है। बच्चों, अब हम विद्युत चालक और विद्युत रोधक को समझेंगे कि कौन सी वस्तु विद्युत चालक है और कौन सी वस्तुएं विद्युत रोधक है।
जैसे हमने ऊपर वो सेफ्टी पिन देखा था, उसको जब हम जोड़ते थे तो बल्ब जलने लगता था, इसका मतलब वो विद्युत चालक है। ऊपर तार हो गया या सेफ्टी पिन, ये सब धातु की बनी हुई थी। इसके जगह हम कपड़ा, लकड़ी या प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये सब विद्युत रोधक हैं। इस क्रियाकलाप में हम उन्हीं वस्तुओं की पहचान करेंगे कि कौन सी वस्तुएं विद्युत रोधक और कौन सी वस्तुएं विद्युत चालक हैं। देखिए बच्चों, जब हमने चाबी को इसमें जोड़ा, ऊपर हमने सेफ्टी पिन को जोड़ा था, तो बल्ब जल रहा है। इसका मतलब धातु की बनी हुई वस्तुएं विद्युत चालक होती है। बच्चों, यहाँ पे जांच करने के लिए विभिन्न पदार्थों जैसे सिक्के का कॉर्क, रबर, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्यूमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकॉल, कागज तथा पेंसिल की लीड सब यहाँ पे है। तो हम इन सब में से जानेंगे कि कौन सी वस्तुएं विद्युत के चालक हैं और कौन सी वस्तुएं विद्युत के कुचालक हैं। ये जो बनाया हुआ है, इसमें हम एक एक करके सारी वस्तुओं को जोड़ के देखेंगे। क्या जब हम लकड़ी का कुछ वस्तु यहाँ पे इसमें और इसमें सटाएंगे तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं। इसका मतलब हम समझेंगे कि वो कुचालक है। अगर हम प्लास्टिक का कोई चीज यहाँ जोड़ेंगे तो क्या वो बल्ब जलेगा? नहीं। इसका मतलब वो भी कुचालक है। लेकिन जब हम यहाँ पे सिक्का, पैसा को जब हम यहाँ रखेंगे और ये तार एक एक छोर पे सटाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों छोर को एक जगह पर ना सटा दीजिए, तो हम पाएंगे कि बल्ब जल रहा है। इसका मतलब सिक्का भी धातु का बना हुआ है, जिस कारण ये बल्ब जलने लगा। वैसे ही हम एल्यूमिनियम की पत्ती और फिर सिलाई मशीन की सुई जो होती है, सब धातु की बनी हुई होती है ना, इस कारण ये सब जब हम लगाएंगे तो ये बल्ब जलेगा। वहीं जब हम थर्मोकॉल, कागज, पेंसिल की लीड सबको लगाएंगे तो ये सब से नहीं जलेगा। बच्चों, अब हम इस सारणी 12.1 को देखते हैं। विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक। स्विच के स्थान पर उपयोग की गई वस्तु। ये आपका स्विच, यहाँ पे हम जो वहाँ पे वस्तु दिया उसको लगा के देखेंगे और जब इसमें हम सटाएंगे तो देखेंगे कि बल्ब जलता है कि नहीं। चलिए देखते हैं। और फिर हम ज्ञात करेंगे पदार्थ जिसका यह बना हुआ है किस पदार्थ का बना हुआ है, बल्ब जलता है कि नहीं। जब हम चाबी को वहाँ बीच में लगाएंगे तो वो धातु का होता है, जिसके कारण बल्ब जलता है। रबर इरेजर जो आप मिटाते हैं, रबर का बना हुआ होता है तो ये नहीं जलता है। स्केल प्लास्टिक का बना हुआ होता है तो प्लास्टिक भी कुचालक है, इसके कारण ये भी नहीं, बल्ब नहीं जलता है। फिर लकड़ी नहीं, कांच नहीं, लोहे की कील धातु की बनी होती है तो बल्ब जलता है। इसका मतलब कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को पास नहीं होने देते और कुछ पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से पास होने देते हैं। तो बच्चों, इसका मतलब जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को पास होने देते हैं उन्हें विद्युत चालक कहते हैं, और वहीं जब कोई पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को पास नहीं होने देते उन्हें विद्युत रोधक कहते हैं। बच्चों, सारणी 12.1 से हम कुछ विद्युत चालक और कुछ विद्युत रोधक को यहाँ लिखेंगे। तो विद्युत चालक में हम क्या क्या लिख सकते हैं? चाबी और लोहे की कील को यहाँ लिख सकते हैं। वहीं विद्युत रोधक में हम क्या किनको लिख सकते हैं? रबर, स्केल, कांच की चूड़ी को लिख सकते हैं। तो बच्चों, कौन सा पदार्थ विद्युत चालक है? हमने ऊपर देखा कि धातु की बनी हुई वस्तुएं विद्युत चालक होती हैं।
बच्चों, हमने चैप्टर 4 में जाना था कि जिन पदार्थों की सतह द्युतिवान मतलब चमकदार होती है वे प्रायः धातु होते हैं और धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। इसलिए बच्चों, तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्युमिनियम तथा अन्य धातुओं का प्रयोग होता है। बच्चों, थर्मोकॉल भी कुचालक है। जब हम क्रियाकलाप 4 में देख रहे थे तो ड्राइंग पिन को हमने थर्मोकॉल पे गाड़ा था और जब सेफ्टी पिन को नहीं सटाया था तब बल्ब नहीं जल रहा था। अगर थर्मोकॉल चालक होता तो बल्ब जल जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब थर्मोकॉल विद्युत रोधक का काम करती है। बच्चों, क्या वायु विद्युत रोधक या विद्युत चालक है? चलिए समझते हैं। वायु हमारे बीच में रहती है और या विद्युत रोधक का कार्य करता है, वरना अगर यह चालक का कार्य करता तो ऊपर जितने भी क्रियाकलाप थे बल्ब हमेशा जला रहता, क्योंकि हवा हमारे चारों ओर हमेशा रहती है। बच्चों, हम विद्युत चालक, विद्युत रोधक दोनों का उपयोग करते हैं। तार जिसका हम उपयोग करते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक कवर होता है ताकि जितना जरूरी हो उतना भाग के धातु वाले भाग का हम उपयोग कर सके। अगर पूरा भाग सुचालक होगा तो हर जीवित प्राणी को जान का खतरा बना रहेगा। इसलिए स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक होते हैं। वहीं विद्युत तारे, प्लग, स्विच तथा विद्युत उपकरण के भाग जिसको हम स्पर्श मतलब छूते हैं वे प्रायः रबर, प्लास्टिक या कोई विद्युत रोधक पदार्थ के बनाए जाते हैं। बच्चों, तो हमने जाना कि विद्युत रोधक, विद्युत चालक दोनों का हमें बहुत उपयोग है। बच्चों, हम अपने आसपास की वस्तुओं में देखते हैं। देखिए, वो मोबाइल का चार्जिंग वाला पॉइंट जो होता है वो मेटल का बना रहता है और उसका ऊपर का भाग सारा जो रहता है वो प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। वैसे ही आप कोई भी प्लग को देखेंगे, चाहे आप फ्रिज का प्लग देखिए या किसी का भी प्लग देखिएगा, तो उसका बाहर वाला भाग जिसमें 3 नोकीदार रहती है वो धातु की बनी हुई रहती है और उसका पूरा शरीर जो होता है वो प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। बच्चों, धातु वाला भाग हम प्लग में डालते हैं और प्लास्टिक वाला भाग को हम छूते हैं। प्लास्टिक वाला भाग होने के कारण हमें विद्युत नहीं लगता है, हमें बिजली नहीं लगता है, हमें बिजली का करंट नहीं लगता है। बच्चों, हमारा शरीर भी विद्युत सुचालक का कार्य करता है, इसलिए बिजली का काम करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। आशा है आप सबको इस अध्याय में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने विद्युत के परिपथ, स्विच, चालक, रोधक, टॉर्च, बल्ब सबको अच्छे से समझा।